हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मेजर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक है प्राचीन भारत में रासायनिक तकनीकी, केमिकल टेक्निक्स इन एंसेंट इंडिया। यानी कि जो प्राचीन समय में भारत के अंतर्गत जो केमिकल्स फॉर्मेशन किए जाते थे उन मेथड्स के बारे में हमें देखना है। कौन कौन सी मेथड यूज़ की जाती थी जिसके माध्यम से केमिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं ये मॉडरेट यानी कि आधुनिक तकनीकी है, जिसके माध्यम से केमिकल्स के माध्यम से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। पर जो भारतीय रसायनज्ञ थे यानी कि साइंटिस्ट या फिर आचार्य ऋषि, इस तरह से उन्हें कहा जाता था, वो भी इन केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। तो देखते हम इनके बारे में क्या क्या बातें रखी गई थी। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, कब से लेकर कब तक कौन सी मेथड यूज़ की गई थी। तो आइए देखते हम। जैसे यहाँ पर लिखा है, भारत वर्ष में रासायनिक तकनीकी हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होती है। मतलब जो भारत के अंतर्गत रसायन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। भारतीय रसायन तकनीकी का अध्ययन 5 पदों में किया जाता है। इनका जो स्टडी हम कितने स्टेप में करेंगे, 5 स्टेप में। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ देखो, फर्स्ट पूर्व वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व तक, इसमें हड़प्पा सभ्यता भी शामिल है। यानी कि जो फर्स्ट पद है वो उसके अंतर्गत देखेंगे हम पूर्व वैदिक युग, जो कि 1500 ईसा पूर्व तक था। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो पद है या स्टेप है उसके अंतर्गत देखेंगे हम वैदिक एवं आयुर्वेदिक। यानी कि इसके अंतर्गत क्या थे, वैदिक और आयुर्वेदिक, जो कि है 700 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद जो थर्ड देखते हम संक्रमण काल, जो है 700 से लेकर 1100 ईस्वी तक, यानी कि 700 से लेकर 1100 तक कौन सा था, संक्रमण काल। अब देखते हैं फोर्थ नंबर पे तांत्रिक युग। तांत्रिक युग आया था आपका 700 से 1300 ईस्वी तक। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है आइट्रो रसायन युग, ये है 1300 से 1600 तक रहा। इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट में, सेकंड में वैदिक आयुर्वेदिक, थर्ड में संक्रमण काल, और फोर्थ में तांत्रिक युग, और फिफ्थ में आइट्रो रसायन युग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अभी। भारतवर्ष में धातु कर्म रसायन से गहन संबंध रखने वाली तकनीकी है। यानी कि जो भारतवर्ष के अंतर्गत मेटलर्जी की स्टडी रसायन के अंतर्गत की जाती थी। इसके अतिरिक्त रंग यानी कि डाई, रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स तकनीकी भी भारतीय रसायन के प्राचीनतम स्वर्णीय युग में सम्मिलित थी। यहाँ हम प्राचीन भारत में प्रयुक्त उन उपकरणों का वर्णन करेंगे जो भारतीय विरासत का अभिन्न अंग है। ये उपकरण प्राचीन भारत में यंत्र कहलाते थे। मतलब जो केमिस्ट्री के अंतर्गत पुराने समय में जिन उपकरणों के माध्यम से जो धातु वगैरह है या केमिकल्स का जो फॉर्मेशन किया जाता था, तो उनका हम अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो, तक्षशिला में एल्कोहल आश्वासन, जो तक्षशिला थी उसके अंतर्गत क्या किया जाता था, एल्कोहल का आश्वासन, यानी कि जो एल्कोहल है उसका डिस्टिलेशन किया जाता था, कि यंत्र पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। प्रारंभिक प्रयासों में अमरत्व प्राप्ति के साधन व धातुओं को स्वर्ण धातु में परिवर्तन करना उल्लेखनीय है। शरीर शोधन व मूल धातुओं को स्वर्ण में तत्वांतरण मतलब ट्रांसम्यूटेशन के लिए पारद व मरकरी अमृत प्रयोग में लाए जाते थे। यानी कि ट्रांसम्यूटेशन के लिए पारद, मरकरी जैसे धातुओं का उपयोग किया जाता था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में जैसे 9 से 14 सेंचुरी तक लिखित कीमिया तथ्य दिए गए। मतलब जो 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो भी केमिकल्स
की जानकारी थी वो क्या थी, लिखित में थी। की जानकारी क्या थी, लिखित में थी। कीमिया तथ्य दिए गए, इसके पश्चात लिखे ग्रंथों में धातुकल्प, धातु मंजरी आदि आते हैं। प्राचीन भारतीय रसायन में विख्याता विद्वान नागार्जुन को माना गया है। मतलब जो प्राचीन भारत में रसायन है उसमें प्रमुख रूप से जो विख्याता है इसको माना गया है नागार्जुन को माना गया है। बात करते हैं हम विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा नागार्जुन की रसायन प्रयोगशाला रसशाला के नाम से पुनर्जीवित की गई है। यानी कि जो नागार्जुन के द्वारा जो रसायन प्रयोगशाला बनाई गई थी उसको वापस किस नाम से जानते हैं, हम रसशाला के नाम से जानते हैं। जिसके कुछ उल्लेखनीय उपकरण का वर्णन किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो उपकरण यूज़ किए गए थे उनमें से कुछ उपकरण के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट में संवेदनी यंत्र। संवेदनी यंत्र ये इस प्रकार का डायग्राम है इसका, ये रहा आपका संवेदनी यंत्र। देखो यह यंत्र पदार्थ को निरंतर कम ताप पर गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि पदार्थ इसमें डाल दिया, इसको स्लो हीटिंग में कम तापमान पर निरंतर इसको हीट करना है, कंटिन्यूसली इसको स्लो हीट करते रहना है। इसमें एक पात्र में उबलता जल होता था जिस पर कपड़ा ढककर उस पदार्थ को रखते थे। जैसे ये कपड़ा ढका हुआ है इसमें इस तरह से रखते थे। जिसको भाप द्वारा करना होता था। प्रथम पात्र के ऊपर एक और पात्र उल्टा करके रखा जाता था। जैसे ये डायग्राम से ही स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हो, क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम इसके बाद अगला जो यंत्र था पाटन यंत्र। यह यंत्र ऊर्ध्वपातन आश्वासन क्रिया में प्रयुक्त होता था। यानी कि डिस्टिलेशन जैसी प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता था। इसमें दो पात्र एक दूसरे की गर्दन में फंसाकर रखे जाते हैं। गर्दनों के जोड़ को चूना, सकरा, लोहा, जंग, भैंस के दूध के मिश्रण से लेप देते थे। यानी कि जो उसका जो जोड़ है दो उपकरण का, उनको चूना, शक्कर, लोहा, जंग, भैंस के दूध आदि से मिश्रण बनाकर उसको लेप देते थे। जैसे इसका डायग्राम देखते हैं हम। जैसे डायग्राम से देख सकते हो ये है आपका पाटन यंत्र, कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। और अगला जो यंत्र है उसके बारे में बात करते हैं हम, अर्धपातन यंत्र। अर्धपातन यंत्र यह पाटन यंत्र का संशोधित रूप है। यानी कि इसका ही संशोधित रूप है ये वाला अर्धपतन यंत्र, जो ऊर्ध्वपातन व आश्वासन में प्रयुक्त होता है। यानी कि डिस्टिलेशन जैसी प्रोसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऊपर वाले पात्र की तली में पदार्थ का लेप किया जाता है और नीचे वाले पात्र के जल में वाष्प या क्षार का संघनन होता है। ये जो ऊपर वाली जो तली है इसमें क्या करेंगे हम, पदार्थ का लेप लगा देंगे, ये ऊपर वाला जो है यहाँ पर, और यहाँ पर होगा जल, वाष्प या क्षार का संघनन। ठीक है। अब अगला उपकरण देख लेते हैं हम। अगला है आप लोगों के पास में कोष्ठी यंत्र। इसका उपयोग मुख्यतः खनिजों के निष्कर्षण में होता है। यानी कि जो भी खनिज होंगे उनका निष्कर्षण करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोष्ठी यंत्र का। इस यंत्र में एक विशेष प्रकार की भट्टी व दो घड़ियाँ यानी कि जिसे बोलते हैं क्रूसिबल होती है। जैसा यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। देखो ये रहा आपका कोष्ठी यंत्र, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है इसका। और अब बात करते हैं हम ढोला यंत्र के बारे में। ढोला यंत्र, इस यंत्र का उपयोग अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट से औषधि युक्त भाप द्वारा सार निकालने के लिए होता है। इस यंत्र में क्षमता से आधा द्रव से भरा हुआ एक पात्र लेते हैं। इसकी गर्दन पर एक दूसरे के विपरीत दो छिद्र बनाकर उसमें एक छड़ डालते हैं। छड़ के मध्य में अभिष्ट पदार्थ को पोटली लटकाकर पात्र को गर्म कर दें। यानी कि इस तरह इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम धूप यंत्र। अगला जो है आपके पास यंत्र ये है आपका धूप यंत्र। तो देख लेते हैं इसके बारे में, धूप यंत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो यह यंत्र घुमन फ्यूमिगेशन उपकरण की भांति होता है।
इस यंत्र में नीचे वाले पात्र में तिरछी रखी लोहे की छड़ों के ऊपर स्वर्ण पत्र रखते हैं। पात्र की तली में सल्फर, रेतीगार तथा ऑर्पिमेंट का लेप कर देते हैं। इस पात्र के ऊपर एक पात्र रखकर दोनों पात्र के मध्य मिट्टी का लेप कर देते हैं। इस प्रकार सोने का धूमन किया जाता है। यानी कि जो धूप यंत्र उसका यूज़ किस में करेंगे हम? धूमन, यानी जिसे कहते हैं फ्यूमिगेशन। इसका डायग्राम देख लेते हैं अब। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है। ये रहा आपका धूप यंत्र। ये डायग्राम से स्पष्ट है कि आपके जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ से आप देख सकते हो। अगला जो यंत्र है वो है पालिका यंत्र। पालिका यंत्र जैसा कि ये रहा आपके पास पालिका यंत्र। इसका उपयोग तेल या औषधि द्रव्य के निष्कर्षण में होता है। मतलब जो तेलीय लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है उनका निष्कर्षण करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम पालिका यंत्र का। एक और देख लेते हैं जिसका नाम है तिर्यक पाठन यंत्र। तिर्यक पाठन यंत्र किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है मरकरी के शोधन में प्रयुक्त होता है। जैसे ये रहा, डायग्राम भी देख लेते हैं अपन। ये आपका है तिर्यक पाठन यंत्र, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखते हैं हम तख्त खल यंत्र। अब देखते हैं हम तख्त खल यंत्र। इस यंत्र का उपयोग मरकरी को धीमे धीमे गर्म करने में प्रयुक्त होता है। जो मरकरी उसको स्लो हीटिंग से उसको गर्म करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तख्त खल यंत्र। और डायग्राम ये रहा, यहाँ पर देख सकते हो आप तख्त खल। यहाँ पे कुछ मरकरी ले लेंगे इस तरह से और ये हीटिंग स्लो हीटिंग से इसको क्या करेंगे? हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, ठीक है। अगला एक और यंत्र है, देख लेते इसके बारे में भी हम। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डमरू का यंत्र। इस यंत्र का उपयोग भस्मीकरण यानी कि इंसिनरेशन डमरू का यंत्र। इस यंत्र का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? भस्मीकरण के लिए किया जाता था। इस यंत्र में एक मिट्टी का पात्र दूसरे पात्र के ऊपर उल्टा करके रखा जाता था। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक यंत्र नागार्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए थे। मतलब ये सब जो हमने ऊपर अभी पढ़े उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे यंत्र हैं जो कि नागार्जुन ने यूज़ किए थे। जैसे कि डेकी यंत्र, बालू का यंत्र, विद्याधर यंत्र, कच्छप यंत्र, डमरू यंत्र आदि। ये सभी प्रायोगिक रसायन में काम आने वाले महत्वपूर्ण उपकरण है। आज भी इन उपकरणों का उपयोग संशोधित रूप में करते हैं। ये जो पुराने उपकरण हैं उनका संशोधित रूप अभी भी यूज में लाया जाता है। आश्वासन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, द्रवण, भस्मीकरण आदि के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों में धातु कर्म तथा रासायनिक प्रयोगों के लिए अनेक प्रकार की कुंडलियाँ, भट्टियाँ एवं घड़ियाँ आदि का विशद विवरण प्राचीन ग्रंथ में उपलब्ध है। इन सबकी जानकारी किसमें है? प्राचीन ग्रंथों में महागजपुट, गजपुट, वराहपुट, कुकुटपुट एवं कपोतपुट भट्टियों का वर्णन है। अब ये जो महागजपुट जैसे गजपुट ये वाली भट्टियों के बारे में इन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जो केवल प्रयुक्त उपला गोबर से बनाए ईंधन की संख्या और उनकी व्यवस्था के आधार पर लगभग 7,500 से लेकर 9,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ताप उत्पन्न करने में समर्थ थी। यानी कि इतना टेम्परेचर भी वो सहन कर लेती थी, ये जो भट्टियाँ वगैरह बनाई जाती थी वो। उदाहरण के लिए महागजपुट के लिए 2000, परंतु निम्न ताप पर ताप उत्पन्न करने के लिए कपटपुट भट्टी में 8 उपलोक की आवश्यकता होती थी। इनके द्वारा उत्पन्न तापों की विभिन्नता तकनीकी द्वारा सिद्ध हो चुकी है। 9,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के लिए वाग्भट ने 4 भट्टियों का वर्णन किया था। यानी कि इनका जो टेम्परेचर है 9,000 से ज़्यादा है, उसके लिए वाग्भट ने 4 भट्टियों के बारे में बताया था। फर्स्ट थी आपकी अंगार कोष्ठी और सेकंड पातला कोष्ठी, गौर कोष्ठी, मूस कोष्ठी। पातला कोष्ठी का वर्णन लोहे के धातुकर्म में प्रयुक्त होने वाली आधुनिक पीट फर्नेस से अत्यधिक साम्य रखता है। धातु प्रगलन के लिए भट्टियों से उच्च ताप प्राप्त करने के लिए वृहद विमान शास्त्र में लगभग 532 प्रकार की धोकनियों का वर्णन किया गया है। इसी ग्रंथ में 407 प्रकार की क्रूसिबलों का भी वर्णन किया गया है। रसायन के क्षेत्र में प्राचीन भारत की प्रसिद्धि अपने धातुकर्म तकनीकी के लिए रही है। यानी कि ये जो प्राचीन समय में
कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते थे और उनका जो टेम्परेचर लेवल क्या हो सकता है, कहाँ तक वो कार्य कर सकते हैं, उन सब के बारे में है ये जानकारियाँ प्राचीन भारत में तकनीकी के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आए तो इसको शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।